हौसला। शुरू करते हैं। कोई कोई दिन ही बुरा होता है, लाख कोशिश करके भी हम उसका कोई पल सीधा नहीं कर पाते। मैं यह सोच सोचकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा हुआ था। दिन भर की परेशानियों का जिम्मा नियति के सर पर थोप कर मैं तनाव मुक्त होना चाहता था। सुबह शेव करते ठोडी पर कट लग गया। कंप्यूटर ने भी नाराजगी दिखाते हुए ऑन होने से इनकार कर दिया था। कल के अमृतसर वाले कवि सम्मेलन के लिए रात की रेल से निकलना था। कुछ गज़लों के प्रिंट निकालने थे, पर अब हाथ से लिखकर कुछ पन्ने रखने पड़े। दफ्तर के लिए निकलने लगा तो देखा गाड़ी का टायर ही बैठा हुआ है। उसे बदलने में हाथ में चोट लग गई और लहू बह निकला। जब से यह गाड़ी ली है, हर किसी को कहता फिरता हूँ कि सेकंड हैंड गाड़ी कभी ना लेना। पहला ओनर कितना भी करीबी क्यों ना हो, बेचते वक्त गाड़ी के ऐब नहीं बताता। पानी की टंकी लीक है, वाइपर ऐसा शोर कर मचाते हैं कि गाड़ी में से निकलकर भागने का मन करता है। सेंटर लॉकिंग का रिमोट दूसरे ही दिन से काम करना बंद कर गया था। सारी खिड़कियां एक एक करके हाथ से लॉक करनी पड़ती हैं। ऐसे में कितनी ही बार चाबी बाहर निकालने का ध्यान नहीं रहता। 5 बार चाबी अंदर रह चुकी है और हर बार कारीगर को बुलाकर गाड़ी खुलवानी पड़ी। हर बार का खर्चा 200 से 300, परेशानी अलग। शहर की हर स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर रिमोट के लिए पूछा, सब ने एक ही बात कही, ये वाले रिमोट आने बंद हो गए हैं, आपको सेंटर लॉकिंग ही नई डलवानी पड़ेगी। उनकी बात मन नहीं माना, क्योंकि ऐसे कई तजुर्बे थे जब दुकानदार हर उस चीज़ का बनना बंद घोषित कर देता है जो उसकी दुकान पर उपलब्ध नहीं होता। इसलिए रिमोट की तलाश जारी रखी। रात को रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले जब टिकट बुकिंग का मैसेज देखने लगा तो देखा कि रेल तो निकल भी चुकी है। टाइमिंग देखने में इतनी बड़ी गलती कैसे लग सकती है कि 1 घंटे का फर्क रह गया। सब नियति ही है जो आज मुझे परेशान करने पर तुली हुई है। जब नियति ही है तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूँ। यह सोचते सोचते मुझे हंसी आ गई। कभी कभी अकेले में बातें करना, अपनी ही बातों पर हंसना कितना अच्छा लगता है। अकेलेपन को मात देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। बीबी का फ़ोन आ गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और बाईं लेन में होकर फ़ोन उठाया। किधर पहुंचे? अरे 1.5 घंटा ही तो हुआ है, अभी निकले। अमृतसर तो नहीं पहुंच जाऊंगा ना। चिड़े क्यों हो, गलती अपनी है। समय से प्रिंट आपने नहीं निकाले, रेल की टाइमिंग आपने नहीं देखी और गुस्सा मुझ पर। मुझे लग रहा था कि मैं बिना कारण ही बीवी पर चिढ़ रहा हूं, इसलिए लहजा बदल कर कहा, गुस्सा नहीं, ड्राइव कर रहा हूं तो। आप खाना ले जाना भूल गए हैं, यही बताना था। कहीं साफ सा ढाबा देखकर खा लेना। एक और परेशानी, बाहर खाने से मैं कभी खुश नहीं होता, पर चूंकि आज नाखुश होने का ही दिन है सो कोई बात नहीं। यह सोचकर मैं फिर से एक लंबी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। सुबह 11 बजे कवि सम्मेलन है। जिस होटल में रुकना है उसका नाम पता मेरे पास है। कोई बात नहीं, रात 1 बजे तक भी पहुंच जाऊंगा तो चलेगा। ये सोचकर मैंने रफ्तार कम रखी और सड़क के इधर उधर अच्छे से ढाबे की तलाश करता हुआ चलने लगा। जहां ज़्यादा रश हो वहां खाना ठीक मिलता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। एक ऐसा ही ढाबा मिला तो मैंने गाड़ी रोकी और खाना खाने भीतर चला गया। घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। 11 तक भी अगर यहाँ से निकलता हूँ, आराम से भी चलता हूँ तो रात के 2 बजे से पहले पहले अमृतसर पहुँच ही जाऊँगा। सुबह आराम से उठूँगा और 11 बजे से पहले आराम से कवि सम्मेलन में पहुँच जाऊँगा। यह सोचकर मैंने चैन की एक लंबी सांस ली और खाना ऑर्डर किया। चैन से खाना खाने के बाद जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो एक नया झटका, और वो भी अब तक के झटकों से बहुत बड़ा। चाबी मेरी जेब में नहीं थी। गाड़ी के अंदर ही झूलकर मुझे चिढ़ा रही थी। इस प्रदेश में किसकी मदद लूं?
कारीगर कहाँ मिलेगा, किससे पूछूंगा। जेब में वही बकाया है जो ढाबे वाले ने दिया था। पर्स तो गाड़ी में है, बैग गाड़ी में है, सारा सामान गाड़ी में है। रात कैसे कटेगी। एक घबराहट भरी गर्मी सी पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही देर में गाड़ी के आसपास कई लोग एकत्रित हो चुके थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ खिड़की खोलने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ यूट्यूब पर चाबी गाड़ी के अंदर रह जाए तो खिड़की कैसे खोलें तलाश कर रहे थे। एक टोला जाता दूसरा आ जाता। अब मैं उनकी मदद से भी उकताने लगा था। धीरे धीरे थक हार कर सब निकल चुके थे। ढाबे वाले बर्तन आदि की सफाई में लगे हुए थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, पास में कोई गाड़ी का कारीगर होगा? मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही रह गई है। यहां पास ही में एक दुकान है, पर इस वक्त बंद हो चुकी होगी, कहकर एक लड़का दुकान से एक छोटा सा प्लास्टिक का फुट्टा लेकर आया और लॉक खोलने की कोशिश में जुट गया। अब मैंने शीशा तोड़कर गाड़ी खोलने का मन बना ही लिया था। इतने में किसी ने मेरी दाहिनी ओर से कांधों पर हाथ रखा। मैंने देखा एक अधेड़ सी उम्र के व्यक्ति थे। चेहरे पर सुकून भरी शांति और आत्मविश्वास। चाबी अंदर रह गई क्या? ऐसे नहीं खुलेगा लॉक। मेरे पास पहले यही गाड़ी हुआ करती थी। बिना कारीगर के यह लॉक नहीं खुलेगा और कोई कारीगर इस वक्त नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनते ही ढाबे वाले लड़के ने भी हार मान ली और वापस ढाबे पर चला गया। सोच रहा हूं शीशा ही तोड़ दूं, इसके सिवा अब और कोई चारा तो है नहीं। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? किधर जा रहे हैं आप? कल 11 बजे अमृतसर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। आज दिन भर परेशानियों से दो चार रहा हूं। शीशा तोड़ देते हैं, फिर देख लेंगे। मेरी बात पर वे चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखेर कर बोले, कार्यक्रम 11 बजे है ना? यहां से 2 घंटे का सफर है। पास ही कारीगर की दुकान है, हाईवे की दुकान है। सुबह 8 के आसपास खुल जाती है। कारीगर को बुलाएंगे, खिड़की खोलेंगे और फिर आप अपने सफर पर निकल जाना। इतनी आत्मीयता। मैं उनको बात करते देख जैसे उन्हीं की मुस्कान में खो सा गया था। ऐसा लग रहा था कि उनसे जन्मों जन्मों का परिचय है, जैसे वे मेरे गहरे और पुराने मित्र हैं। उन्होंने ढाबे वाले एक लड़के का नाम बुलाकर आवाज लगाई, गुरमीत बेटा, गाड़ी रात भर यहीं रहेगी, ध्यान रखना। गुरमीत ने निश्चिंत रहने को कहा तो उन्होंने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा, आइए, ऐसी मुलाकातें प्रभु की इच्छा से ही होती हैं। रात बहुत हो चुकी है। इस वक्त आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? किसे पकड़ कर ले आए इतनी देर बाद? मेरी बात पर उन्होंने जोर का ठहाका लगाया। रात जब मैं टहलकर वापस पहुंचता हूं तो घर के सब लोग सो चुके होते हैं। गेट बाहर से बंद करके आया होता हूं। बाहर से ही खोलेंगे। चोरों की तरह घर में दाखिल होंगे और सो जाएंगे। सुबह सबसे मिलेंगे, सभी आपसे मिलकर खुश ही होंगे। आखिर हम उनके घर की ओर निकल चुके थे। रास्ते में पहले मैंने उन्हें अपनी दिन भर की दास्तां बताई। मैं जैसे ही नई परेशानी के बारे में बताता, उनका बड़ा सा ठहाका गूंज जाता। कई बार तो मुझे ऐसे लगता कि मैं उन्हें परेशानियां नहीं सुना रहा, चुटकुले सुना रहा हूं, और उन्हें सुनाते सुनाते परेशानियां चुटकुले की तरह लगने लग गई थी। मेरी सारी बात सुनकर उन्होंने अपने परिवार की संरचना के बारे में बताया। उनका नाम जगदीश है, बड़े पद से रिटायर हुए हैं, बीवी पूजा पाठ में लीन रहती हैं, 2 बेटे 2 बहुएं, सभी नौकरी पेशा हैं। बड़े से एक बेटा और बेटी और छोटे से दोनों बेटियां हैं। पोते पोतियों के साथ वे बहुत मज़े करते हैं, वगैरह वगैरह। रास्ते ही में उन्होंने वो दुकान भी दिखाई जहां से सुबह हमें कारीगर मिलना था। कारीगर की दुकान के साथ से ही हाईवे को छोड़ती छोटी सड़क पर उनका घर था। हाईवे से उनके घर तक का हमें पैदल 5-7 मिनट ही लगे होंगे। कुल 10-12 मिनट के पैदल सफ़र के बाद हम उनके घर के गेट के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने बच्चों के साथ अभिनय करते मुस्कुराते हुए मुझे आवाज़ ना करने को कहा। धीरे से मेन गेट खोला। बहुत सुंदर और बड़ा सा मकान था।
आंगन की एक लाइट जल रही थी, बाकी पूरे घर की रोशनियां बंद थीं। मेन गेट के साथ एक बड़ा कमरा था। उन्होंने बेहद सावधानी से बिना आवाज़ किए उसका दरवाज़ा खोला और मुझे साथ में अंदर आने को कहा। बल्ब जलाया तो मैंने देखा बेहद सजा हुआ कमरा, अच्छा सा डबल बेड, छोटा सोफ़ा, स्टडी टेबल और अटैच बाथरूम। यहाँ आराम से रहिए। अपना घर तो नहीं कह सकता, अपने घर की बात ही और होती है, पर अपना सा घर समझिए। इतना कहकर वे अचानक ठहाका मारने को हुए और फिर संभलते हुए अपने ही होठों पर अंगुली रखकर शोर न करने के लिए संकेत किया। फिर सरगोशी से मुस्कुराते हुए बोले, खाना आप ढाबे पर खा चुके हैं, इसलिए मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा। हाँ, चाय या कॉफ़ी? नहीं, अब कुछ नहीं, इच्छा भी नहीं, और खामखा घर के लोगों की नींद खराब होगी। चाय या कॉफ़ी तो आपको पीनी ही होगी। अच्छा, मेरी इच्छा से पी लीजिए कोल्ड कॉफ़ी। और रही नींद खराब करने की बात, तो मैं इस बात से अभ्यस्त हूँ कि बिना शोर के ही कॉफ़ी ले आऊँगा। इतना कहकर वे गए और पहले एक जग पानी और खाली गिलास ले आए। बिस्तर के साथ के छोटे टेबल पर रखकर वे फिर से गए और 2 बड़े कप कोल्ड कॉफ़ी बना लाए। कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनी थी। वाह, आप तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेते हैं। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा कर बेहद सरगोशी से बोले, जनाब, मैं सब कुछ बढ़िया बनाता हूँ। बेटे बहुएं नौकरी करते हैं, बीवी को भी मैं बार बार कष्ट नहीं देना चाहता। जब मन करे अपने लिए चाय, कॉफ़ी और कभी कभी कुछ अन्य व्यंजन भी खुद ही बना लिया करता हूँ। मन भी लगा रहता है, किसी पर बोझ भी नहीं बनता और बुढ़ापे का एहसास भी नहीं होता। इतना कहकर वे फिर से ठहाका मारने के हुए और बीच में ही संभल कर रह गए और दबी सी हंसी हंसते हुए मुझे आराम से सोने के लिए कहकर खुद चले गए। मेरी आंखों के सामने उनकी मुस्कुराती हुई शांत छवि और सरल ठहाके घूम रहे थे। कितने चिंता मुक्त हैं, जीवन से कितने संतुष्ट हैं, और हम छोटी छोटी परेशानियों से कितना चिढ़ जाते हैं। सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी नींद उनके जोर जोर से बातें करने से खुली। वे आंगन में बैठे किसी से कह रहे थे, कितनी बार कहा है चीनी कम डाला कर, चाय को चाशनी बनाकर रख दिया है। मुझे उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ का अंदाज़ा मैं उनके जवाब से लगा रहा था। अंदर से किसी ने कहा होगा, अंदाजे से डाली थी, ज़्यादा हो गई होगी। मेरी भी तो घर पर यही लड़ाई रहती है, अंदाजे से ही क्यों डालते हो चीज़ें, नाप कर डाला करो। ठीक यही बात वे भी कह रहे थे। घर में चमच नहीं है क्या, अंदाजे लगाने की क्या ज़रूरत होती है। मैं कह कह कर थक गया, पर तुम अंदाजे लगा लगा कर नहीं थकी। अंदर से कहा होगा, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, सारा मोहल्ला क्या सोचेगा। वे जवाब दे रहे थे, मोहल्ले वाले सुनकर खुश ही हो रहे होंगे। उनके मन की बात जो बोल रहा हूं, सभी मेरी ही तरह बीवी के सताए हुए हैं। ये कहकर उन्होंने जोर का ठहाका लगाया। मेरा सारा सामान गाड़ी में था। अंगुली पर टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ किए, नहाकर हाथों से ही बदन पोंछा और तैयार होकर आंगन में उनके पास चला आया। रात को जो नहीं भी दिखा था, अब साफ दिख रहा था। आंगन में बिखरे हुए बच्चों के खिलौने, छोटे साइकिल, छोटी गाड़ियां, पीछे एक और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर सूखने के लिए डाले हुए बच्चों के कपड़े, आंगन के एक ओर बहुत बड़ा घर और दूसरी ओर गेस्ट रूम, रसोई से सटा हुआ आंगन का लगभग तीसरा हिस्सा हरा, कई खूबसूरत फूलों वाले गमले। वहीं हरे घास पर कुर्सी लगाकर जगदीश जी बैठे थे। मुझे देखकर अंदर की ओर बोले, एक कुर्सी ले आना बाहर। फिर खुद ही उठे। संडे है, बाकी सभी सो रहे हैं अभी। यह भी बैठ गई होगी पूजा करने, मैं खुद ही ले आता हूँ। उन्होंने कुर्सी लाकर अपनी कुर्सी के ठीक सामने रखी और खुद ही चाय लाने अंदर चले गए। कुछ देर में 2 कप चाय लेकर बाहर आए और एक मेरे हाथ में थमाकर बैठते हुए बोले, आपके साथ फिर से पी लेता हूँ। बीवी ज़्यादा चाय नहीं पीने देती, पर पचती है तो पीता हूँ।
कहकर उन्होंने एक जोर का ठहाका लगा दिया। चाय पीते पीते मेरी नज़र एक खिड़की के साथ लगे घोंसले पर पड़ी। जगदीश जी मेरी नज़र पढ़कर बोले, चिड़िया ने बच्चे दिए थे, पंख लगे तो बच्चे उड़ गए, लेकिन फिर भी हमने घोंसला नहीं निकाला क्योंकि चिड़िया अभी तक इधर आती जाती रहती है। कहते हुए वे बहुत गंभीर हो गए। अब तक 7:45 हो चुके थे। मैंने अनुरोध करते हुए कहा, मेरे ख्याल से मुझे अब निकलना चाहिए, मैं बहुत स्लो ड्राइव करता हूँ। उन्होंने नाश्ता करके जाने का बहुत आग्रह किया, पर मेरी जिद के आगे हार मानकर मेरे साथ आ गए। कारीगर की दुकान पर पहुंचे तो दुकान तो खुल चुकी थी, लेकिन दुकान पर अभी सिर्फ एक लड़का था जो नया था, गाड़ी का काम नहीं जानता था। देखिए यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा नहीं था कि हम नाश्ता करके ही निकलते, वे बोले। नहीं, मुझे देर हो जाती, आप लड़के से कहिए कि कारीगर को फ़ोन कर ले। लड़के ने कॉल की और 10-15 मिनट में कारीगर आ गया। कारीगर ने कुछ ही देर में गाड़ी खोल दी और नया रिमोट देकर इस परेशानी को जड़ से निकाल दिया। जैसे कल की शुरुआत ही बुरी हुई थी, ऐसे आज की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी। मैंने जगदीश जी को धन्यवाद कहा और फिर मिलने की उम्मीद के साथ अमृतसर के लिए निकल गया। वाकई आज सब कुछ अच्छा रहा। कवि सम्मेलन भी, लोगों से मुलाकातें भी, और मैं दोपहर बाद अमृतसर से निकल भी आया। आराम से भी चलूँगा तो रात के खाने तक घर पहुँच ही जाऊँगा। समय हाथ में है तो क्यों ना वापसी पर जगदीश जी से मिलता चलूँ। उनके परिवार को देखने की उत्सुकता भी थी। मैंने आधा घंटा जगदीश जी के खाते में रख दिया। फिर मन किया कि समय है तो जिस दुकान वाले ने रिमोट दिया था उसी से वाइपर की परेशानी का हल भी पूछ लूँगा। पहले उसी की दुकान पर रुका, रिमोट के लिए उसे धन्यवाद कहा और वाइपर की परेशानी बताई। उसने एक ही पल में बता दिया कि वाइपर की मोटर बदलनी होगी। कितना समय लगेगा, मैंने पूछा। जल्दी ही कर लेंगे, चिंता न करें। कारीगर ने मुझे आश्वासन देकर दुकान पर दूसरे लड़के से कहा, बिट्टू जा साहब के लिए बढ़िया सी चाय लेकर आ, मट्ठी भी लाना। चाय तो मुझे जगदीश जी के घर पर पीनी थी, सो मैंने मना करते हुए कहा, नहीं भाई जी, चाय ना मंगवाना, यहाँ से निकलकर मैं जगदीश जी के घर जाऊँगा, चाय उन्हीं के साथ पीऊँगा। मेरी बात सुनकर कारीगर के चेहरे के भाव विचित्र ढंग से बदले। वो बोला, वही जिनके साथ आप सुबह दुकान पर आए थे, उन्हें कैसे जानते हैं? मैंने सारी बात सुनाई तो कारीगर बोला, वो पागल है, उसके घर कैसे रुके आप? कारीगर ने शायद ये तसल्ली कर लेने के बाद कि जगदीश जी से मेरी कोई रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं, यह बात बताई थी। पास ही खड़ा एक बाबू टाइप लड़का कारीगर की बात को विस्तार देते हुए बोला, वैसे पागल भी नहीं कह सकते, किसी को पत्थर नहीं मारते, गोली नहीं मारते, बल्कि बहुत ही अच्छे, गाली नहीं देते, बल्कि बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अच्छी बातें करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बस सदमे के कारण कुछ हरकतें ऐसी करते हैं कि पागल लगने लगते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पागल, सदमा, हरकतें, मुझे तो उनमें कोई ऐसी हरकत नहीं दिखी जिसके कारण उन्हें पागल कहा जा सके। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, मैंने पूछा। वही लड़का बोला, जगदीश जी का बहुत बड़ा परिवार था। जगदीश जी शुरू से ही बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थे। माता पिता के बाद सब भाई इधर उधर सेटल हो गए। इनके लिए वो भी सदमे जैसा था। पुरानी मोटर को निकालता हुआ कारीगर बीच में ही बोला, अलग सेटल सभी होते हैं, पर अलग होने का भी कोई तरीका होता है। बोलचाल तो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने तो आना जाना भी छोड़ दिया। भाइयों के अलग होने के कई महीनों तक ये गुमसुम रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था। कारीगर फिर से काम पर लग गया और वो बाबू टाइप लड़का आगे बोला, जगदीश जी ने अपने 2 बेटों में ही अपना संसार समझकर नए तरीके से जीना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ लिख कर वो भी विदेश सेटल हो गए। रह गए जगदीश जी और उनकी बीवी। 3-4 साल पहले ही बीवी भी चल बसी। बस उसके बाद धीरे धीरे इनकी हरकतें अजीब सी होती चली गईं। कारीगर मोटर फिट करते करते बोला,
घर पर बिल्कुल अकेला होते हुए भी परिवार से लड़ता रहता है, उनसे हंसी मजाक करता है। उसे लगता है कि सभी घर पर ही हैं। मैं हैरान होकर सुन रहा था और पिछली रात की सोच सोचकर कुछ कुछ भयभीत भी हो रहा था। वो बाबू टाइप लड़का आगे बोला, बाजार से अपने पोतों के लिए खिलौने खरीदते रहते हैं, कपड़े खरीदते रहते हैं, दुकानदार को पोतों का नाम बता बताकर चीजें मांगते हैं। मोटर फिट हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा यहीं से निकल चलूं, पर पता नहीं क्यों मैं जगदीश जी के घर की ओर मुड़ गया। अभी 100 मीटर ही चला होऊंगा कि आगे वाक करते हुए जगदीश जी मिल गए। मेरी गाड़ी देखते ही वे पहचान गए। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी नाचने लगी। मैंने कुछ दूर आगे से गाड़ी मोड़कर वापस उनके पास खड़ी की। नमस्ते कहा तो बोले, अरे मुड़कर क्यों आ गए? चलिए घर चलते हैं। नहीं, आप वाक के लिए निकले हैं, वाक करिए। ऐसे ही इधर से निकला था कि शायद आप वाक के लिए निकले हों तो दर्शन हो जाएं। मैं हर एक बात को तोल तोल कर बोल रहा था। वाक बाद में भी होती रहेगी, आप चलिए घर। घर के सभी लोग मुझसे बहुत नाराज हैं कि आपसे मिलवाए बिना ही आपको वापस भेज दिया। बेगम साहिबा का पारा तो बहुत गर्म है। कल जिन्हें बातें करते देख मेरे अंदर प्रेरणा की किरणें चमक रही थीं, आज उन्हीं की बातों से मेरे भीतर एक डर के साथ साथ कसक भरी कंटीली सहानुभूति उपज रही थी, जिससे मैं भीतर ही भीतर लहूलुहान हो रहा था। वे बोल रहे थे, बीवी कहती है, घर में रुके मेहमान को सुबह नाश्ता करवाए बिना भेजने की रीत कहाँ से लेकर आ गए आप? आइए, नहीं तो पता नहीं कितने दिन तक मेरी शामत आती रहेगी। इतना कहकर उन्होंने एक जोर का ठहाका लगाया। इस बार उनके ठहाके से मुझे डर लग रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पक्का आऊँगा, लेकिन इस बार नहीं। सबसे मेरी ओर से माफ़ी मांगिएगा और कहिएगा कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊँगा। कहते कहते मैंने गाड़ी निकाल दी। वे पीछे हतप्रभ से मुझे देख रहे थे, जैसे बोल रहे हों, अरे ये भी क्या बात हुई। अब मेरी गाड़ी हाईवे पर थी और मेरे भीतर जगदीश जी के घर की खिड़की से लगा हुआ खाली घोंसला। धन्यवाद मित्रों।